हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट सब्जेक्ट का पहला यूनिट। ओके, ये इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट जो सर्किट सब्जेक्ट है ये तुम्हारा न्यू सिलेबस में है। पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क करके जो सब्जेक्ट था वही थोड़ा मॉडिफाई करके ये सब्जेक्ट किया गया है। कुछ चीज़ कटल हुआ है बट ओवरऑल सेम ही है। तो आज हम लोग उसी सब्जेक्ट का पहला जो यूनिट है वो हम लोग शुरू करने जाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस के बारे में। क्या है, ओनली थ्योरी के ऊपर हम लोग आज फोकस करेंगे। प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, राइट? ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस का थ्योरी क्या है, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, नोड किसे कहते हैं, मेश किसे कहते हैं, सभी हम लोग आज जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेश एनालिसिस के बारे में। ओके, मेश एनालिसिस, राइट? शुरू करने से पहले ये मेश क्या है इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग करते करते हम लोग बोलेंगे कि लूप, क्लोज लूप, ओके, क्लोज मेश। तो ये लूप और मेश, ये दो टर्म हम लोग को सुनने मिलेगा, ठीक है? तो ये दो टर्म क्या है, इसको थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस है मेश और लूप के बीच में, क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। एक सिंपल सा सर्किट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक बैटरी सोर्स है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ एक सिंपल सा सर्किट है, ठीक है? दैट इज योर V, R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है? यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है, पर ये एक सिंपल सर्किट है जहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है? अब लूप किसे कहते हैं? लूप, LOOP, लूप। लूप मतलब इस सर्किट में कोई भी एक क्लोज पाथ, मतलब यहाँ से हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं तो वो घूम के यहीं पे आएगा। पर एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, किसी भी एक नोड को या एक ब्रांच को हम लोग एक से दो बार काउंट नहीं कर सकते, एक ही बार हम लोग को काउंट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये जो सर्किट है, यहाँ पे देखो एक क्लोज लूप क्या है, ऐसे, राइट? मतलब R1, R3, R4 एंड वोल्टेज सोर्स, ये लेके एक क्लोज लूप है। दूसरा क्लोज लूप क्या है, देखो R1, R2 एंड V, ये क्लोज लूप है, राइट? तीसरा क्लोज लूप क्या है, ये, ओके, मतलब R3, R4 एंड R2 लेके, तो ये बन गया लूप। तो इस सर्किट में 3 लूप है, एक है ये वाला बड़ा वाला और दूसरा है 2 छोटा वाला लूप, ठीक है? पर मेश क्या है, ये जो मेश हम लोग आज हम लोग मेश एनालिसिस करेंगे, तो मेश क्या है, ठीक है? मेश मतलब मेश इज अ क्लोज लूप बट इट डजंट कंटेंट एनी अदर लूप विद इन इट। मतलब क्या है, मेश भी एक क्लोज लूप है। मतलब यहाँ पे जो लूप का हम लोग डिस्कस किए हैं, यहाँ से शुरू करके पूरा घूम के यहाँ पे हम लौटना पड़ेगा, तो मेश भी वही है, पर इसके अंदर कोई भी क्लोज लूप नहीं हो सकता। मतलब ये R1, R2 और V ये लेके एक मेश है, ठीक है? R1, R2 और V ये लेके एक मेश है। R2, R3, R4 लेके एक मेश है। पर R1, R3, R4 और V ये जो पूरा बाहर का जो है वो मेश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा वाला जो हम लोग कंसीडर किए हैं उसमें देखो 2 क्लोज लूप मौजूद है, प्रेजेंस है, तो उसको हम लोग मेश नहीं कह सकते, राइट? तो लूप भी एक काइंड ऑफ ए क्लोज पाथ है, मेश भी क्लोज पाथ है, पर डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? मेश के अंदर कोई भी क्लोज पाथ नहीं होगा, ठीक है? पर लूप के अंदर दूसरा, तीसरा, 1, 2, 3, 4 बहुत सारा क्लोज पाथ हो सकते हैं। जैसे कि देखो ये R1, R3, R4 और V लेके जो हम लोग लूप बनाए हैं उसमें 2 क्लोज लूप ऑलरेडी मौजूद है, पर फिर भी R1, R3, R4 और V लेके जो पाथ, क्लोज पाथ हम लोग कंसीडर किए हैं उसको हम लूप कह सकते हैं, पर उसको हम लोग मेश नहीं कह सकते, ठीक है? तो डिफरेंस बिटवीन मेश एंड लूप, ठीक है? बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही इजी सा डिफरेंस है, पर इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम लोग मेश एनालिसिस ही क्यों कहे हैं, लूप एनालिसिस क्यों नहीं कहे हैं? क्योंकि जब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तब देखेंगे कि हम लोग ये मेश लेके ही काम कर रहे हैं, लूप को हम लोग छोड़े, मतलब R3, R4 अभी ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ये R1, R2 भी और R1, R2, R3, R4 ये दोनों ही हम लोग कंसीडर करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेश एनालिसिस, नॉट लूप एनालिसिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
ओके, बहुत ही सिंपल से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लूप मतलब एक क्लोज पाथ है, ठीक है, जिसके अंदर और भी बहुत सारे क्लोज पाथ हो सकते हैं। पर मेश क्या है, मेश भी एक क्लोज पाथ है, पर उसके अंदर कोई भी क्लोज पाथ नहीं होगा। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेश एंड लूप। ओके, सो हम लोग अभी इसको मिटा देते हैं और एक फ्रेश जो सर्किट है, यही सर्किट हम लोग ड्रॉ करेंगे। इतना जो इसको हटा के यही सर्किट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा गंदा हो गया। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मेश एनालिसिस, नॉट लूप एनालिसिस। ओके, सो हम लोग जो प्रीवियस सर्किट है वही हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस, ओके, दिस इज योर V, R1, R2, R3 एंड R4। ओके, क्लियर। अब इसमें मेश मतलब कितना सारा मेश है, 2 मेश है, ये एक मेश, दूसरा एक मेश। अब स्टेप 1 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 करंट का जो डायरेक्शन है वो हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा। मतलब हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इस जो क्लोज पाथ है, इस क्लोज पाथ में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। कोई भी व्हाटएवर वी वांट, ओके, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, बट उस कंसीडरेशन के ऊपर बेस करके हम लोग इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे और उसी के ऊपर बेस करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो कंसीडर कर रहे हो वो प्रॉब्लम मिलते ही जो कंसीडर कर रहे हो वो ध्यान में रख के कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्लॉकवाइज कंसीडर किए हैं और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सोच के इक्वेशंस लिखे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हो तो उसी के ऊपर थोड़ा कुछ रूल्स हैं, हम लोग बताएंगे अभी, उसके रूल्स को फॉलो करके इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। जो एंटी क्लॉकवाइज है अगर वो कर रहे हो तो उसको ये क्या, ओके, तो ये एक क्लोज लूप है और ये एक लूप। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इस क्लोज लूप में करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज I1 एंड इट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सिमिलरली इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक बात बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि ये क्लॉकवाइज एज्यूम किए हैं तो ये क्लॉकवाइज ही एज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। ये एक एंटी क्लॉकवाइज भी तुम एज्यूम कर सकते हो, इस दोनों को एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी कुछ भी कर सकते हो। पर ध्यान में रखो कि उसके ऊपर बेस करके तुम्हारा इक्वेशंस जो है वो चेंज होगा, इक्वेशंस जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया स्टेप 1 दैट इज स्टेप 1 दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अब कुछ चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रहे हैं, क्या है समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव साइन हम लोग लेंगे, ठीक है, नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। कुछ बुक ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव को वो पॉजिटिव ले रहे हैं और इसको नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी मतलब गलत नहीं है, पर जो तुम एजम्पशन ले रहे हो थ्रू आउट द प्रॉब्लम सेम रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये शुरू में उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो है इसको फॉलो करो, ठीक है, उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये जो है उसको फॉलो करो कि पॉजिटिव से नेगेटिव हम लोग जाएंगे तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव साइन। अब क्या है ये, तो स्टेप 1 हो गया एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है, इक्वेशंस ड्रॉ करना है, ड्रॉ इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन जब ड्रॉ करोगे तब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर सकते हो, नोट कर लो, ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है इसको समझते हैं, ध्यान से समझो कि पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हम लोग जाएंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे। मतलब क्या है,
ये जो तुम्हारा एज्यूम्ड करंट है, जिस डायरेक्शन में तुम करंट को एज्यूम किए हो, उस डायरेक्शन, उस करंट को हर एक ब्रांच में कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लेंगे कि लूप 1, ओके, सो और मेश 1 लिख सकते हो, लूप 1 को कंसीडर कर रहे हैं और उसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो ये जो एज्यूम करंट है, ये देखो इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तभी ना ये क्लॉकवाइज घूमेगा, राइट। सो इस ब्रांच में ये जो करंट है ये ऊपर की तरफ है, अपवर्ड्स डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स ये जो है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट। सो ये जो करंट है ये इस ब्रांच में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इज दैट क्लियर? इस ब्रांच में ये जो एज्यूम्ड करंट है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगर तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम करते तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मैं बोल रहा था कि ये जो एज्यूम करंट है इसके ऊपर बेस करके तुम्हारा इक्वेशंस चेंज होगा। ठीक है, अभी देखोगे ये जो एज्यूम करंट है ये इस ब्रांच में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। मतलब क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस ये जो है भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब इसके रिलेटेड एक चीज बताना चाहेंगे। तुम लोग सभी जानते हो कि केवीएल केसीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, दिस मेश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहते हैं कि एक बार हम लोग रिपीट करते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि कोई भी क्लोज लूप में हर एक ब्रांच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका समेशन और उस क्लोज पाथ में जितना सारा वोल्टेज सोर्स होगा उस सभी का समेशन 0 होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे क्या है वोल्टेज है, ये सभी का समेशन क्या होगा, 0 होगा, राइट। सो इस ब्रांच में हम लोग क्या लिखे हैं, प्लस भी, मतलब यहाँ पे वोल्टेज है तो वोल्टेज लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जो ब्रांच है इसको कंसिडर करेंगे। देखो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस में ऐसा, मतलब रेजिस्टेंस में क्या होता है कि करंट जो हायर पोटेंशियल है उससे लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो ये जो करंट है ये R1 ब्रांच में इस तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब दैट इज योर पॉजिटिव, दैट इज योर नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो है। रेजिस्टेंस में हर एक जगह में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह भी फ्लो होगा, सोचने की बात नहीं है, राइट। सो ये I1 मतलब योर एज्यूम्ड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन दिस R1 ब्रांच, राइट। सो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइन। ठीक है, अब हम लोग को लिखना पड़ेगा कि इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप मीन्स हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस वैल्यू। मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट मीन्स इस R1 के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1। सो I1 इंटू R1, I1 करंट फ्लो हो रहा है और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, R1। सो I1 इंटू R1, राइट। सो माइनस I1 इंटू R1। ओके, ये ब्रांच हो गया, दोनों ब्रांच हो गया। अब तीसरा ब्रांच, दैट इज योर लास्ट ब्रांच। यहाँ पे भी क्या होगा, करंट डाउनवर्ड्स फ्लो हो रहा है। डाउनवर्ड्स फ्लो हो रहा है मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब रेजिस्टेंस में सोचने की बात नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसमें क्या फ्लो हो रहा है, देखो I1। ठीक है, पर इस ब्रांच में ओनली I1 नहीं फ्लो हो रहा है। ध्यान से सोचो, इस ब्रांच में इस तरफ I1, ऐसे हम लोग लूप 1 कंसिडर किए हैं वो बात नहीं है, पर इस ब्रांच में I1 फ्लो हो रहा है और I2 भी फ्लो हो रहा है, राइट। I1 फ्लो हो रहा है और I2 भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो I1 डाउनवर्ड्स और I2 क्या हो रहा है, अपवर्ड्स फ्लो हो रहा है। ओके, सो इस रेजिस्टेंस में और इस ब्रांच में I1 एक तरफ फ्लो हो रहा है, I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो रिजल्टेंट करंट है हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, मतलब I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1। डिफरेंस मतलब क्या हो सकता है, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1। ठीक है, I2 माइनस I1, पर हम लोग ये लेंगे या ये लेंगे, I1 माइनस I2 लेंगे या I2 माइनस I1 लेंगे। हम लोग I1 माइनस I2 कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग लूप 1 कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए उस लूप का जो करंट है वो पहले रहेगा, मतलब माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल्स टू 0। और कोई ब्रांच नहीं है, मतलब जहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ऐसा कोई ब्रांच नहीं है। ओके, सो I1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल्स टू 0। अब ये करंट
जिस डायरेक्शन में फ्लो है उसी के ऊपर बेस करके ये पॉजिटिव नेगेटिव तुम लोग लिखोगे, ठीक है। क्योंकि ये I2 देखो इस तरफ से इस तरफ फ्लो है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे क्यों पॉजिटिव नहीं लिखे हो, यहाँ पे क्यों पॉजिटिव हम लोग नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग लूप 1 कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बेस करके ये पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग लिखेंगे, ठीक है। पर I2 करंट जो है वो तो फ्लो तो कर रहा है I2 R2 के थ्रू, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, पर I1 माइनस I2 लेंगे। अब अगर ये I2 दोनों ही I1 और I2 दोनों ही सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड्स, तो हम लोग प्लस लेते हैं, I1 प्लस I2 और I2 प्लस सेम ही है, I1 प्लस I2 लेते हैं। पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो रहा है, इसलिए हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे। पर डिफरेंस क्या लेंगे, I1 माइनस I2, नॉट I2 माइनस I1। क्यों, क्योंकि हम लोग लूप 1 कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? सो दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, V प्लस V माइनस I1 R1 माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? इज दैट क्लियर? अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, देखो, V माइनस I1 R1 माइनस I1 R2 प्लस I2 R2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे I1 दो I1 है, ठीक है। ये पूरा जो टर्म है इसको हम लोग उस तरफ लेके जाएंगे और V को यहाँ छोड़ देंगे। सो V इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा, सो I1 R1 ये भी प्लस हो जाएगा, I1 R2, ओके, और ये माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स I2 R2, राइट। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो, R1 प्लस R2 इंटू I1 माइनस I2 R2। ओके, सो समथिंग इंटू I1 प्लस समथिंग इंटू, यहाँ पे प्लस हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि प्लस ऑफ माइनस, मतलब क्या है इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं प्लस ऑफ माइनस I2 इंटू R2। ओके, सो समथिंग इंटू I1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग इंटू I1 प्लस समथिंग इंटू, यहाँ पे यहाँ पे ऐसे कुछ लिख सकते हैं, प्लस समथिंग इंटू I2, ठीक है। समथिंग इंटू I2 माइनस R2 करके सेम ही है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें, तो समथिंग इंटू I1 प्लस समथिंग इंटू I2 इक्वल्स टू द कांस्टेंट। एक फॉर्मेट में हम लोग इसको सजा लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लूप 2 कंसीडर करेंगे, लूप 2। ओके, लूप 2 मतलब उसमें क्या है, R2 R3 एंड R4, ठीक है। तो लूप 1 हो गया, इसको हम लोग भूल जाएंगे, ये जो साइन है इसको हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे, देखो कि ये जो I2 है ये ऑब्वियसली ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। सो क्या होगा, I2। अब ये लूप, अब हम लोग क्या करें, लूप 2 कंसीडर करें, तो यहाँ पे R2 के थ्रू दो करंट फ्लो हो रहा है, I2 एंड I1, राइट। सो पर हम लोग क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, I2 माइनस I1 इंटू R2 माइनस, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, I2 R3 माइनस I2 R4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, माइनस I2 R2 प्लस I1 R2 माइनस I2 R3 माइनस I2 R4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग समथिंग इंटू I1 और समथिंग इंटू I2 ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I1 एक है, और यहाँ पे सो लिख लेते हैं I1 R2 माइनस क्या है, ये है I2 और I2, राइट। सो माइनस I2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, I2 माइनस I2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, R2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, R3 प्लस R4 इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसको हम लोग मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ऑफ माइनस I2 इंटू दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है सेम फॉर्मेट है, समथिंग इंटू I1 प्लस समथिंग इंटू I2, यहाँ पे समथिंग इंटू I1 और प्लस समथिंग इंटू I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अननोन कितना है, I1 एंड I2, अननोन I1 एंड I2 है, और इक्वेशन क्या है, दो इक्वेशन है, तो यू कैन इजीली सॉल्व इट आउट, राइट।
सो इस तरह से मेश एनालिसिस जो है इसका इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं, और यहां पे स्टेप 2 इक्वेशंस ड्रॉ करना है। स्टेप 3 क्या है? सिंप्लीफाई द इक्वेशन, और स्टेप 4 क्या है? सॉल्व। ओके, सो स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके, सो स्टेप अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो ये बहुत ही ईजी है। स्टेप 1 क्या है? एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट। स्टेप 2 क्या है? ड्रॉ द इक्वेशन। ड्रॉ द इक्वेशन करके ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान में रख के इक्वेशन ड्रॉ करने पड़ेगा। देन क्या है? सिंप्लीफाई द इक्वेशंस, देन सॉल्व। ओके, सो यू कैन इजीली सॉल्व इट आउट। तो मेश, दैट इज योर मेश एनालिसिस। अब क्वेश्चन तो ऐसा नहीं रहेगा कि फाइंड आउट द आईओन एंड ऑल द थिंग्स। क्वेश्चन क्या रहेगा? मान लो कि यही सर्किट है, ठीक है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? फाइंड आउट द करंट फ्लो थ्रू R2 यूजिंग मेश एनालिसिस, ठीक है। तो ये जो दो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके हम लोग I1 एंड I2 का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। I1 I2 का वैल्यू आ गया। अब वैल्यू निकाल के हम लोग ये देख रहे हैं कि I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक है। सो I1 से I2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, करके जो करंट का वैल्यू आएगा वो दैट इज द करंट फ्लो थ्रू R2 एंड डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। फ्लैट क्वेश्चन नहीं आएगा कि दोनों लूप में करंट निकालो यूजिंग मेश एनालिसिस ऑल दैट थिंग्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप मतलब तुम लोगों को करंट निकालना पड़ेगा, मतलब करंट ऑफ R2, करंट फ्लोइंग थ्रू R2। सो R2 के थ्रू जितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग I1 माइनस I2 करेंगे। सो I1 माइनस I2 इनटू द रेजिस्टेंस वैल्यू। कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो करंट इस यहाँ पे क्या है? I1 माइनस I2 इनटू R2। सिंपल। सो दैट इज द मेश एनालिसिस। क्लियर? समझ में आया? तो पहले इस कुछ स्टेप्स है, पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये जो है, ये जो करंट का डायरेक्शन है, इसको अगर हम लोग चेंज कर देंगे, मान लो ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कर दिए, ठीक है। अभी हम लोग इसको मिटाएंगे नहीं, तो अब मान लो कि ये एंटी क्लॉकवाइज कर दिए। एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो इस ब्रांच में क्या होगा? नीचे की तरफ करंट फ्लो होगा, डाउनवर्ड्स करंट फ्लो होगा। डाउनवर्ड्स करंट मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। बट जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है। किसी भी डायरेक्शन में तुम करंट ले लो, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहते हो तो ये जो करंट है ये अपवर्ड्स डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो मतलब ये पॉजिटिव होता नहीं, ये नेगेटिव होता, सो ये सेम ही रहता है। पर वोल्टेज सोर्स का जो साइन है वो चेंज होता रहता है। क्लियर? सो दैट इज द मेश एनालिसिस। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम लोग समझेंगे कि इसका प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही इजी है, पर जो इक्वेशंस ड्रॉ करना है यही मेन थिंग्स है। अगर इक्वेशन ड्रॉ करोगे तो कोई भी रूल्स फॉलो करके तुम इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। राइट? सो दैट्स इट फॉर मेश एनालिसिस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि नोडल एनालिसिस किसे कहते हैं, ठीक है। तो मेश एक बार रिपीट करते हैं कि मेश एनालिसिस बेस्ड ऑन द KVL एंड नोडल एनालिसिस बेस्ड ऑन द KCL, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो देखते हैं कि नोडल एनालिसिस किसे कहते हैं। सो नेक्स्ट इज द नोडल एनालिसिस। ओके, सो ये नोडल एनालिसिस शुरू करने से पहले ये हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा कि नोड क्या है। ओके, नोड से आता है नोडल, सो नोड क्या है, राइट। सो एक सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं, वही सर्किट जो प्रीवियस सर्किट कंसीडर किया है ना, वही सर्किट हम लोग लेते हैं। सो इजियर होगा कि क्योंकि कोई भी सर्किट को किसी भी रूल से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। So V1, R1, R2, R3 and R4. Clear? So node किसे कहते हैं? Node means node is a junction point of a circuit where two or more than two circuit element connected. मतलब क्या है? कोई भी एक जंक्शन पॉइंट ले लो, ये जंक्शन पॉइंट ले लो, ये जंक्शन पॉइंट, इसमें क्या हो रहा है? देखो R1 जाके कनेक्ट हो रहा है, R2 जाके कनेक्ट हो रहा है, R3 जाके कनेक्ट हो रहा है। ये जंक्शन पॉइंट ले लो, इसमें क्या है? R3 जाके कनेक्ट हो रहा है, R4 जाके कनेक्ट हो रहा है। ये देखो क्या है? R4 और एक सिंपल सा वायर जाके कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है? V और एक सिंपल सा वायर। ओके, सो ये सभी को हम लोग जो जंक्शन पॉइंट है सर्किट में, सभी जंक्शन पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं।
उस नोड को एनालिसिस करके अगर हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं, सो दैट इज नोन एज द नोडल एनालिसिस, नोड से नोडल एनालिसिस, राइट। सो अभी हम लोग कहें कि दिस नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द KCL, किर्चॉफ्स करंट लॉ। तो किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या कहते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर नोड में समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करेंट्स इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करेंट्स। मतलब मान लो कि ये नोड है, इसमें जितना सारा करंट आ रहा है, समेशन ऑफ दैट करंट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जितना करंट इसमें निकल रहा है उस सभी का समेशन, राइट। और हम लोग क्या कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इनकमिंग करंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो दो स्टेटमेंट हम लोग अभी कहे हैं, इसका दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इनकमिंग करंट इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब I1 इनकमिंग हो रहा है इस नोड पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि -I1 इज आउटगोइंग करंट विद रिस्पेक्ट टू दिस नोड, ठीक है। तो उसी को ही हम लोग मॉडिफाई करके दो स्टेटमेंट है। सिमिलरली आउटगोइंग करंट इज, मान लो I1 इसमें आउटगोइंग है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक करंट है I1 आउटगोइंग, -I1 इज नथिंग बट द इनकमिंग करंट, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग्स। सो नोड को एनालिसिस करके जो सर्किट सॉल्व किया जाता है, दैट इज नोट द नोडल एनालिसिस, राइट। सो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप 1, assume reference node. Reference node means reference node is a node with respect to this node we can write or we will write all the potential of the other nodes. इसका मतलब क्या है, एक हम लोग नोड कंसीडर करेंगे जिसके ऊपर बेस करके बाकी सब नोड का हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे। मतलब स्टेप 2 राइट पोटेंशियल ऑफ ईच नोड। तो यहां पे देखो क्या रहा है, हम लोग पहले एक रेफरेंस नोड लेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस नोड हम लोग जनरली 0 लेते हैं, ठीक है। 0 क्यों लेते हैं कि 0 के ऊपर बेस करके हम लोग जो बाकी सारा नोड्स है उसका अगर हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं तो इक्वेशंस में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कम जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता है। इसलिए हम लोग एक नोड लेंगे, रेफरेंस नोड को 0 पोटेंशियल एज्यूम करते हैं, ठीक है। और जनरली रेफरेंस नोड को हम लोग ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका नेगेटिव टर्मिनल से जो नोड एसोसिएटेड है, जो नोड कनेक्टेड है, उसको हम लोग रेफरेंस नोड लेते हैं, ठीक है। तो ये 0, अगर ये 0 हुआ तो ये क्या होगा, भी। क्यों? क्योंकि इस दोनों पॉइंट के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज भी, ओके। एंड अगर हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 पोटेंशियल और 0 पोटेंशियल नोड एज्यूम किए हैं, तो हम लोग इस तरफ से जाएंगे, इस तरफ से जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा बाय दैट मच ऑफ अमाउंट। मतलब वोल्टेज सोर्स का जितना वैल्यू है, जो वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा, ओके। सो दैट विल बी 0 प्लस v, तो 0 प्लस v मीन्स 0, राइट। सो ये हो गया। अब यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो वोल्टेज ड्रॉप होने की बात नहीं है। तो जो वोल्टेज यहाँ पे है, जो पोटेंशियल यहाँ पे है, वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस, कोई पोटेंशियल नहीं है, isn't it? So इसलिए ये जो तीन नोड है इसको हम लोग एक ही नोड कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो क्योंकि तीनों नोड का पोटेंशियल सेम है, सो 0 0 0, ओके, हो गया। अब बाकी बचा 1 और 2 नोड, ठीक है, 1 और 2 नोड। इस दोनों नोड का पोटेंशियल क्या होगा? अब किसी भी नोड का पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इस नोड का पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे क्या है, V एक एनर्जी है, यहाँ पे क्या होगा, V से थोड़ा एनर्जी कम होगा। क्यों? क्योंकि ये R1 कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर लेगा। अब कितना एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, I इंटू R1, जो हम लोग KVL में मेश एनालिसिस में देखे हैं कि एक वोल्टेज के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मतलब एनर्जी ड्रॉप क्या होता है, I इंटू R1, करेंट फ्लो थ्रू R1 इंटू R1। पर यहाँ पे क्या है, उस
मेश एनालिसिस में हम लोग करंट एज्यूम कर लिए थे, इसलिए हम लोग I1 R1 I1 R2 ये कर सकते थे। पर यहाँ पे कोई भी करंट हम लोग एज्यूम नहीं किए हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम में करंट दिया भी नहीं है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हम लोग को पता नहीं चलेगा, वो हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है। अगर हम लोग उसको वो हम लोग जानते थे तो हम लोग भी से उसको नेगेटिव करके यहाँ पे पोटेंशियल लिख सकते थे, पर वो करंट जो कितना करंट फ्लो रहा है वो हम लोगों को पता नहीं है। तो इस R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम लोग को पता नहीं चलेगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे एक अननोन पोटेंशियल V1 Vx Vy व्हाटएवर V1 V2 V3 VA VB VC जो भी मन आए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा V1, राइट। अब यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे भी हम लोगों को करंट पता नहीं है कितना करंट है, सो दैट विल बी योर V2, क्लियर। सो V1 V2 देखो सारा नोड में जो पोटेंशियल है वो हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है, राइट पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी नोड, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 ट्राई टू रिड्यूस unknown node number of unknown node, मतलब यहाँ पे unknown node क्या कितना है, 2 है, V1 V2 unknown node है। अब ये नंबर ऑफ unknown node को हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना सारा नंबर ऑफ unknown nodes होगा उतना सारा इक्वेशंस होगा। अगर उतना सारा इक्वेशंस है तो सॉल्व करने का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। तो हम लोग इफ पॉसिबल, ठीक है, यहां पे हम लोग ब्रैकेट में ऑब्वियसली लिखेंगे इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हुआ तो ये नंबर ऑफ अननोन नोड्स को हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा, हम लोग ट्राई करेंगे रिड्यूस करने के, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, इस V2 को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो करंट R3 के थ्रू फ्लो रहा है वही करंट R4 के थ्रू फ्लो रहा है। सो दैट मीन्स R3 एंड R4 इज इन सीरीज। तो हम लोग इन दोनों को एक ही रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं और वो एक ही रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, R3 प्लस R4, क्लियर। तो ये हम लोग जो V2 है इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, पर किसी सर्किट में ये एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे एक ब्रांच है तो R3 के जो करंट फ्लो है वही R4 के थ्रू करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे जाके दो पाथ में डिवाइड हो रहा है, राइट। सो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे V2 एज्यूम करना पड़ेगा, पर हम लोग ट्राई करेंगे, अगर रिड्यूस हो पॉसिबल हुआ तो हम लोग रिड्यूस करेंगे नंबर ऑफ अननोन नोड, क्लियर। सो हो गया रिड्यूस। नेक्स्ट इज द स्टेप 4, consider each unknown node and write KCL इक्वेशन, ओके। अब कितना यहाँ पे कितना अननोन नोड है, एक ही है, क्योंकि ये तो एलिमिनेट हो चुका है। तो इस नोड को कंसीडर करके हम लोग KCL इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। देखो KCL इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सो फर्स्ट हम लोग कंसीडर नोड V1, ठीक है, V1 नोड कौन से करेंगे। अब यहाँ पे देखो हम लोग रेड इंक से करते हैं तो समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस R1 के थ्रू जो करंट फ्लो रहा है दैट इज इनकमिंग विद रिस्पेक्ट टू I1, इनकमिंग विद रिस्पेक्ट टू V1, एंड R2 के थ्रू जो फ्लो रहा है दैट इज आउट गोइंग विद रिस्पेक्ट टू V1 एंड I3 दैट इज ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू R3 के जो करंट फ्लो रहा है दैट इज ऑल्सो आउट गोइंग विथ रिस्पेक्ट टू V1, ठीक है। तो दो करंट यहाँ पे देखो सेम ही करंट हम लोग लिखे हैं, इसलिए तो ये जो I3 है दैट इज आउट गोइंग एंड I2 दैट इज ऑल्सो आउट गोइंग, एंड यहाँ पे एक करंट है दैट इज इनकमिंग। तुम लोग ये एज्यूम कर सकते थे कि सभी करंट, तीनों करंट आउट गोइंग है और तीनों करंट इनकमिंग है, ये भी तुम लोग एज्यूम कर सकते थे, पर उसके ऊपर बेस करके इक्वेशंस हम लोग लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर बेस करके इक्वेशंस डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अभी जो ये हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे I1 इनकमिंग है और I2 I3 आउटगोइंग है, तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। सो
यहाँ पे हम लोग KCL अप्लाई करेंगे। अब KCL का मतलब क्या है, समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स, मीन्स I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। अब ये जो I1 I2 है I3 है, इसको हम लोगों को ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस इसके टर्म में लिखना पड़ेगा। अब I1 मीन्स किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट, मतलब क्या है, दोनों रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस वैल्यू। अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो है, I1। सो मतलब R1 के दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V एंड V1, दोनों साइड के पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लेंगे। अब तुम लोग कहोगे कि V बड़ा है, ये V1 बड़ा है, कैसे समझोगे, करंट फ्लो हो रहा है इस साइड से इस साइड पे, मतलब V बड़ा है V1 छोटा है, सो V माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1। सिमिलरली फॉर I2 V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2 प्लस V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R4। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे ये जो I3 करंट फ्लो रहा है ये दैट इज बिकॉज ऑफ V1 एंड 0, राइट। सो V1 एंड 0, सो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, दोनों सीरीज में है, सो R3 प्लस R4। अब ये इक्वेशंस बन गया। इक्वेशंस को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह चाहो सिंप्लीफाई करो। अभी हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, सिर्फ 0 को हटा देते हैं, R2 प्लस V1 बाई R3 प्लस R4। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन है, तो इजीली यू कैन सॉल्व इट आउट। तो V1 का वैल्यू आ गया, V1 का वैल्यू निकाल लिए। अब मान लो कि क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द करंट फ्लो थ्रू R2 यूजिंग मेश एनालिसिस था। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि फाइंड आउट द करंट फ्लो थ्रू R2 यूजिंग नोडल एनालिसिस, राइट। सो R2 के थ्रू क्या करंट फ्लो रहा है, I2 मीन्स V1 माइनस 0 बाई R2। सो V1 का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके तुम लोग इजीली निकाल सकते हो। सो दैट इज V1 माइनस 0 बाई R2। सो I suffix R2 is nothing but V1 minus 0 by R2, और V1 तो सॉल्व कर लिए हो। ओके, सो इन दिस वे यू कैन इजीली सॉल्व एनी काइंड ऑफ सर्किट बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। अब हो सकता है कि इसमें और भी बहुत सारा ब्रांचेस हो, और भी बहुत सारे एलिमेंट हो, एक की जगह में 2 वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, पर ये अगर स्टेप को फॉलो करें, स्टेप्स सेम रहेंगे। पहला रेफरेंस नोड एज्यूम करो, दूसरा हर एक नोड का पोटेंशियल लिखो विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस नोड। नेक्स्ट क्या है, ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अननोन नोड्स। नेक्स्ट स्टेप 4 क्या है, कंसीडर ईच, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ईच अननोन नोड एंड राइट के KCL इक्वेशन। हर एक अननोन नोड को कंसीडर करके KCL इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही इक्वेशन है तो सॉल्व करना इजी होगा। हो सकता है कि और भी इक्वेशन हो, 2 3 4 इक्वेशन हो, ठीक है, तो उसको ठंडे दिमाग से सॉल्व करके जो अननोन पोटेंशियल नोड है उसको निकालो, और जो क्वेश्चन है उसको फॉलो करो और आंसर निकालो। दैट इज वेरी इजी, ठीक है, समझ में आया। सो आज के लिए कितना ही। आज हम लोग मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस का बेसिक्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये जो थ्योरी पोर्शन है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखें कि मेश किसे कहते हैं, नोड किसे कहते हैं, लूप किसे कहते हैं, मेश और लूप के बीच में डिफरेंस क्या है, और कैसे हम लोग एक सर्किट का मेश इक्वेशन और नोडल इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं। एंड मेश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एंड नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द KCL, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।